लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को हम जंतुओं में परिवहन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है इसके बारे में पढ़ाएंगे। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो पौधों में परिवहन था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देखिए। आज आप लोगों को जंतुओं में परिवहन पढ़ाएंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है। ठीक, देखिए उच्च श्रेणी के जंतुओं में उच्च श्रेणी में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन की जो क्रिया होती है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन की क्रिया जो होती है, या आप कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी के जो भी जंतु होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का जो है परिवहन तंत्र पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का। ठीक है, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है परिसंचरण तंत्र का? ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। इसके साथ साथ पोषक तत्व और हार्मोन्स का भी ये क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक, तो परिसंचरण तंत्र जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन्स आदि का क्या करता है, परिवहन करता है। यानी कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है, भेजता है, पहुंचाने का कार्य करता है। अगर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। मुख्य रूप से 3 घटक इसके होते हैं। ठीक, परिसंचरण तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है ब्लड, इसको हम रुधिर कहते हैं, रुधिर या रक्त। दूसरा होता है हार्ट, हृदय। तीसरा होता है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनिकाएं। तो परिसंचरण तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। एक ब्लड होता है, रुधिर मतलब रक्त, हार्ट हृदय होता है, ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनिकाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त एक चौथा भी होता है लिम्फ, इसको हम लसिका कहते हैं, तो ये ब्लड है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, ये सारे जो है परिसंचरण तंत्र में क्या होते हैं, सहायक होते हैं ये सारी चीजें। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड के बारे में। और इसमें रुधिर के बारे में हम किसका क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर के बारे में, ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए रुधिर क्या होता है, देखिए रुधिर लाल रंग का एक क्या होता है, क्षारीय तरल पदार्थ होता है। रुधिर लाल रंग का
क्षारीय तरल पदार्थ होता है। ठीक, तो रुधिर लाल रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। देखिए क्षारीय तरल पदार्थ होता है। इसका रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान 7.4। ठीक है, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अब ये पीएच मान क्या होता है? देखिए पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए किसी का भी पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है, अगर किसी का भी पीएच मान 7 से अधिक होता है तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर 7 से कम होता है, तो किसी का पीएच मान 7 से कम होता है तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ये क्या है? 7 से अधिक है, 7.4 है, तो ये कैसा होगा? क्षारीय होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए इसमें, तो रुधिर का लाल रंग, देखिए रुधिर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रुधिर का लाल रंग, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रुधिर का रंग जो है लाल होता है। अब अगला पॉइंट देखें तो रुधिर एक प्रकार का कलेक्टिव टिश्यू है। रुधिर एक प्रकार का कलेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक। ठीक, तो रुधिर एक प्रकार का क्या है? कलेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। देखिए ये रुधिर जो है द्रव की भांति प्रवाहित होता है। रुधिर द्रव की भांति यानी लिक्विड, यानी द्रव की भांति क्या होता है? ये प्रवाहित होता है। हमारे पूरे शरीर में जो है ये क्या होता है? प्रवाहित होता है द्रव की भांति। तो इसलिए इसको जो है तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक। ठीक, तो रुधिर को जो है तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। अब देखिए मानव में अगर रुधिर की बात करें तो कितना होता है? मानव में रुधिर कितना होता है? तो देखिए अगर मेल की बात करें तो मेल में ज़्यादा रुधिर होता है और फीमेल में यानी स्त्रियों में जो है रुधिर कम होता है। तो अगर बात करें हम मेल में कि मेल में कितना होता है? मेल में मतलब पुरुष में जो है 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में कितना होता है? तो फीमेल में 4 से 5 लीटर रुधिर होता है। ठीक, अब फीमेल में कम क्यों होता है? देखिए मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है और लगभग स्त्रियों में यानी फीमेल में जो है 1 लीटर जो है कम रुधिर होता है। इसका क्या कारण है? देखिए जो ये रुधिर होता है ये पूरे शरीर के कुल वजन का, शरीर के पूरे शरीर के कुल वजन का 7 से 8% होता है। यानी हमारे शरीर का जितना, यानी पूरे शरीर का जितना वजन होगा उसका जो है 7 से 8% होता है। तो फीमेल में जो है क्या होता है? फीमेल में वजन क्या होता है? पुरुषों की अपेक्षा उनका वजन क्या होता है? कम होता है। इसलिए जो है फीमेल में जो है ब्लड क्या होता है? कम होता है। मान लीजिए अगर हम मानते हैं जैसे किसी व्यक्ति का वजन जो है 70 kg है, किसी व्यक्ति का वजन कितना है? 70 kg है, तो 70 kg का हम 7% निकालते हैं। 70 kg का कितना निकालते हैं? 7% निकालते हैं और जितना आता है वो क्या हो जाता है? लीटर में हो जाता है। तो लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है रुधिर के घटक के बारे में हम बात करेंगे।
रुधिर के कितने घटक होते हैं, मतलब रुधिर में क्या क्या चीजें पाई जाती। रुधिर के घटक, तो रुधिर के मुख्य दो घटक होते हैं, मुख्य दो घटक होते हैं। रुधिर में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, तरल, एक होता है तरल भाग, तरल पार्ट के रूप में होता है, और एक होता है सॉलिड पार्ट के रूप में, सॉलिड पार्ट के रूप में होता है, यानी कि ठोस के रूप में, ठोस भाग। ठीक, तो रुधिर के घटक की अगर बात करें तो इसके मुख्य दो घटक होते हैं, एक होता है लिक्विड यानी तरल भाग के रूप में होता है, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट यानी कि ठोस भाग के रूप में होता है। अब लिक्विड में क्या चीज आता है, प्लाज्मा। लिक्विड के पार्ट में जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट के रूप में क्या क्या चीजें होती हैं, तीन चीजें, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कोशिकाएं, हम इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और दूसरा होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक लास्ट होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है, इसको हम हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, बिंबाणु। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो रुधिर, अगर हम एक बूंद रुधिर का सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होता है, प्लाज्मा होता है रुधिर में, और रुधिर में क्या क्या चीजें होता है, आरबीसी होता है, WBC होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये सारी चीजें जो है रुधिर में पाई जाती हैं, तो इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड पार्ट में यानी प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें जो है मौजूद रहती हैं। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा जो होता है वो तरल पदार्थ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है। प्लाज्मा जो होता है वो पूरा पानी होता है, प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, पूरा वाटर होता है, पानी होता है। यानी हम कह सकते हैं प्लाज्मा में जो है 90% पानी होता है। प्लाज्मा में कितना होता है, 90% पानी होता है, और बाकी 10% जो होता है इसमें घुले हुए होते हैं, वो क्या क्या चीजें होता है, कार्बनिक होता है, कार्बनिक होता है, अकार्बनिक होता है, ग्लूकोज होता है, अकार्बनिक होता है, ग्लूकोज होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें क्या होती है, 10% में क्या होती हैं, घुली हुई होती हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रोटीन भी क्या होता है, इसके साथ ही क्या होता है, घुला हुआ होता है। नोजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, एक प्रोटीन होता है जो इसी में घुला हुआ होता है, फाइब्रिनोजिन। ये इसका काम क्या होता है, ये रुधिर का थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। रुधिर का थक्का बनाने में क्या होते हैं, ये सहायक होती हैं। अगर
अगर इसके कलर की बात करें तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, इसका रंग, तो इसका रंग जो है हल्का पीला कलर का होता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला कलर का होता है। और इसमें जो है देखिए पीला हल्का पीला कलर का क्यों होता है, इसमें जो है क्या होता है, बाइलिरुबिडिन पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है। और इसी वर्णक के कारण जो है इसका रंग जो है कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और ये इसका निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में, लीवर में इसका निर्माण होता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जो ये होता है बाइलिरुबिडिन, ये जो है अगर हमारे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा जो है स्रावित होने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में इसका स्राव होता है, तो होता क्या है कि जॉइंटिस यानी पीलिया जिसको हम कहते हैं, तो ये पीलिया रोग भी हो जाता है, जो है इसके अधिक स्राव से पीलिया रोग भी हो जाता है। अब देखते हैं कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं, तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, ये ग्लूकोज का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, ग्लूकोज का परिवहन करते हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। और इसके काम क्या होते हैं, देखिए रुधिर में जो पीएच मान होता है उसको जो है वो क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। तो रुधिर के पीएच मान को संतुलित रखता है। संतुलित रखता है, ठीक है। तो रुधिर के पीएच मान को भी क्या करता है, संतुलित रखता है। तो ये प्लाज्मा के क्या हो गए, कार्य हो गए। ये क्या करता है, ग्लूकोज यानी कि जो भी भोजन होता है उसका क्या करता है, परिवहन करता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। अभी थक्का बनाना क्या है, रुधिर में कैसे थक्का बनता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं आपके किसी शरीर के किसी अंग में जो है कहीं कट उठ जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो उसमें क्या ब्लड निकलने लगता है। तो जब ब्लड निकलने लगता है तो 4 या 5 मिनट के बाद, 4 से 5 मिनट के बाद क्या हो जाता है, उसमें थक्का बनना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब ये किसके कारण रुधिर का थक्का बनता है, तो हमने बताया आप लोगों को कि इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, इसी के कारण रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। और अगला क्या है, रुधिर के पीएच मान को भी ये क्या करता है, मेंटेन रखता है, यानी कि संतुलित रखता है, ठीक। ये प्लाज्मा के बारे में ओवरऑल हो गया। अब अगला देखेंगे हम सॉलिड पार्ट को। देखिए अगर बात करें जो है कि पूरे रुधिर में, तो मान लीजिए शरीर में रुधिर मानते हैं कि 100% है, ठीक है। तो इसमें से जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, यानी जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा, वो ओवरऑल पूरे रुधिर का जो है 45% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का ही होता है। और बाकी जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट में क्या क्या आ जाता है, आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है, और क्या आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाता है।
तो इसका भाग कितना होता है, तो इसका भाग कितना होता है 45% भाग, ठीक है। यानी रुधिर मान के चलिए 100% है, तो रुधिर का कितना प्लाज्मा, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वो 55% भाग प्लाज्मा का होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा। और 45% भाग में क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे होते हैं सॉलिड पार्ट के रूप में, ये होता है जो है लिक्विड पार्ट के रूप में। अब इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड पार्ट को, आरबीसी के बारे में। आरबीसी ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स, इसको हिंदी में लाल रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, या हम इसको कणिकाएं भी कहते हैं, कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं। इसका एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड मतलब लाल, और साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट्स मतलब सेल यानी कोशिका, ठीक है। तो आरबीसी का ये दूसरा नाम होता है, ठीक। अगर बात करें आरबीसी जो होता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसकी संख्या की अगर बात करें तो मेल में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, मेल में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, और फीमेल में आरबीसी की संख्या कम होती है, ठीक है। तो मेल में कितना होता है, देखिए मेल में इसकी जो संख्या होती है वो होती है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन, 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन के आसपास जो है मेल में आरबीसी की संख्या होती है, यानी कि इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अधिक होती है। फीमेल की अगर बात करें, फीमेल में कितना होता है, तो 4 से 4.5 मिलियन, 4 से 4.5 मिलियन से जो है फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है। अगर हम आगे बात करें इसका जो है कि आरबीसी जो है बनता कहाँ है, ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। अगर आरबीसी के निर्माण के बारे में अगर बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो, बोन मैरो, जिसको हिंदी में जो है अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में इसका जो है क्या होता है निर्माण होता है। अभी अस्थि मज्जा क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक लंबी जो हड्डी होती है, जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है, तो हड्डियों के बीच एक खाली जो स्थान पाया जाता है, हड्डियों के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, उसी का नाम है क्या, बोन मैरो नाम है। और इसी बोन मैरो में जो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। और ठीक है, इसी खाली स्थान में रुधिर का भी निर्माण होता है, पूरे रुधिर का निर्माण इसी में होता है, ठीक है। यानी कि रुधिर का अगर बात करें कि रुधिर बनता कहाँ है, तो रुधिर कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। जब रुधिर बोन मैरो में बनता है तो रुधिर में ही क्या है, आरबीसी, आरबीसी भी कहाँ बनेगा, बोन मैरो में ही बनेगा, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। अब इसके आगे बात करें जो है, तो इसका जो है लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, यानी जीवन काल, जीवन काल इसका कितना होता है, तो 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है,
120 दिन का इसका क्या होता है, जीवन काल इसका 120 दिन का होता है। अब देखिए ये डेड कहाँ होती हैं, यानी कि ये कोशिकाएं कहाँ जाके जो है मर जाती है, तो दो जगह जाके मरती है, एक लीवर में और दूसरा हो गया स्प्लीन। लीवर मतलब यकृत, स्प्लीन मतलब प्लीहा। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिनों तक ये जीवित रहती हैं। ठीक है, अगर बात करें कि ये कहाँ डेड होती हैं, कहाँ जाके मर जाती हैं, तो दो जगह, एक लीवर में और दूसरा क्या है, स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर लीवर की बात करें तो लीवर में जो है जो आरबीसी जाती है वो बहुत कम संख्या में जाती है। लीवर में बहुत ही कम संख्या में आरबीसी जाती है, जहाँ वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो यहाँ जो जाती है वो हमेशा के लिए डेड हो जाती है, हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है। लेकिन अधिकतर जो आरबीसी सेल्स हैं वो अधिकतर जो है कहाँ जाती हैं, स्प्लीन प्लीहा में जाती हैं, और यहाँ जाती है तो वो हमेशा के लिए नहीं मरती हैं, वो कुछ समय के लिए जो है क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और उसके बाद वो पुनः क्या हो जाती हैं, वो पुनः उनका निर्माण जो है प्लीहा में हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि आरबीसी डेड कहाँ होती है, ठीक है, तो लीवर में भी होती हैं और कहाँ होती हैं, प्लीहा में भी होती हैं। लीवर में जो है बहुत कम संख्या में डेड होती है, और प्लीहा में जो है बहुत ही अधिक संख्या में जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो जाती हैं वो हमेशा के लिए क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ठीक है, और प्लीहा में जो जाती हैं वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, और उसके बाद पुनः उनका निर्माण प्लीहा में हो जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद बात करते हैं आरबीसी के कार्य का। ये आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी के कार्य। आरबीसी के कार्य के बारे में हम बात करते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कार्य के बारे में हम समझते हैं। तो आरबीसी का कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। ठीक, यानी कि आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। तो कैसे करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है, तो देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है, इसका रंग भी क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो जब हम वायु को जो है नाक द्वारा जो है क्या करते हैं, श्वसन मार्ग से कहाँ भेजते हैं, श्वसनी मार्ग से होते हुए जो है हम फेफड़ों में भेजते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों के बाहर जो है जब ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, हवा जाती है, तो क्या करता है, उसके बाहर जो है मतलब रक्त मौजूद होता है, मतलब रक्त का एक जाल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, रक्त में क्या मौजूद है, आरबीसी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, आरबीसी में क्या उपस्थित है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, कोशिकाओं में भेजते हैं इसको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, कोशिकाओं में जाता है। तो कोशिकाओं में जाने के बाद क्या करता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, और टूट कर फिर क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में फिर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। अब कोशिकाओं में क्या मौजूद है, ग्लूकोज। एक ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर जाता है। ऑक्सीजन क्या कर जाता है, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर जाता है। ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है,
जल बनाता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ठीक है, एनर्जी बनाता है। अब क्या करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ जाता है, फिर जो है जाके रुधिर में मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, फिर कोशिका से निकल के कहाँ जाता है, रुधिर में जाता है। और रुधिर में क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ पुनः अभिक्रिया कर जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या कर जाता है, पुनः अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, लिवर में जाता है। और लिवर में जाने के बाद ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है। और टूट कर फिर क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बना लेता है। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो क्या करता है, फेफड़ों के द्वारा क्या हो जाता है, नाकों के माध्यम से जो है क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है। तो ये इसके जो है आरबीसी के कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब इसके बाद समझते हैं आरबीसी से होने वाला रोग। आरबीसी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो डिसीजेज आरबीसी से होने वाली बीमारी तो आरबीसी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया, ठीक है, तो आरबीसी की कमी, अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब खून की कमी, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आरबीसी की मात्रा अधिक हो गई तो आरबीसी की अधिकता से हमारे स्किन में ब्लैक स्पॉट यानी कि त्वचा में काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक। तो आरबीसी से होने वाली बीमारी यानी आरबीसी की अगर कमी हो जाएगी, यानी जितना होता है अगर उससे कम आरबीसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। और आरबीसी की अधिकतम से यानी कि आरबीसी की अधिकता से क्या हो जाता है, स्किन में जो है हमारे त्वचा में जो है काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स है। इसको जो है हिंदी में श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ठीक, श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी का एक दूसरा नाम है, वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स है। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स है। अब अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में ही होता है। इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। अगर इनके जीवन काल के बारे में देखें, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिनों का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। अगर इनके डेथ के बारे में बात करें, ये डब्ल्यूबीसी जो है कहाँ जो है डेड हो जाती है, कहाँ मर जाती हैं, तो ये ब्लड में ही डेड हो जाती हैं। ब्लड यानी कि रुधिर में ही ये क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। और रुधिर में ही ये क्या होती है, रिजनरेट होती है, ये पुनः इनका निर्माण जो है रुधिर में ही होता है।
अब इसके बाद जो है प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स इसको हिंदी में जो है विंबाणु कहते हैं, विंबाणु कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में देखिए, इसका जो है इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो है देखिए मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में इसकी संख्या समान होती है। इसकी संख्या लगभग 4.5 से 5.5 लाख इसकी संख्या होती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की संख्या पुरुषों और स्त्रियों में समान होता है, यदि 4.5 से 5.5 लाख जो है इसकी संख्या होती है। ठीक है, देखिए WBC में संख्या क्या होती है, तो देखिए WBC में जो है भी मेल और फीमेल में इसकी संख्या क्या होती है, समान होती है। मेल और फीमेल में भी इसकी संख्या कितना होता है, समान होती है। तो WBC में जो है इसकी जो संख्या होती है वो होती है 8,000 से 10,000 के बीच में इसकी संख्या होती है। ठीक है, 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में WBC की संख्या होती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो मेल में और फीमेल में दोनों में समान होता है, यानी 4.5 से 5.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अगर बात करें इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण भी कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में, मज्जा में इसका निर्माण होता है। जीवन काल की अगर बात करें, इसका जीवन काल कितना होता है, तो 8 से 10 दिनों तक, 8 से 10 दिनों तक इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। और इसके डेट के बारे में अगर बात करें कि इसकी मृत्यु के बारे में बात करें, तो ये ब्लड में ही इसकी मृत्यु होती है, रुधिर। ठीक है, ब्लड में ही क्या होता है, इसकी मृत्यु होती है। और ब्लड में ही क्या होता है, रीजनरेट होता है, यानी पुनः निर्माण इसका जो है ब्लड में ही होता है। ये प्लेटलेट्स के बारे में हो गया। अगर प्लेटलेट्स के कार्य की अगर बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, इसका अगर कार्य के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, ये रुधिर के थक्का बनाने में भी क्या होती है, ये सहायक होती है। रुधिर के थक्का बनाने में भी ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो रुधिर के थक्का बनाने में सहायक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन के। ठीक है, तो कैल्शियम, वैसे कैल्शियम जो है कहाँ पाया जाता है, बाल, नाखून, हड्डी, इन सभी में जो है कैल्शियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है कैल्शियम जो है ब्लड में भी पाया जाता है, जो रुधिर के थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, और अगला देखिए विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के भी क्या होती है, रुधिर के थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। और क्या होता है, प्रोटीन, और क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में हमने आप लोगों को बताया है कौन सी प्रोटीन है, वो है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है। ठीक है, जो क्या करता है, रुधिर के थक्का बनाने में सहायक होता है, ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन ही रुधिर के थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए। अब लास्ट में हम देखते हैं रुधिर के कार्य के बारे में। रुधिर का कार्य, रुधिर का कार्य, अभी तक हमने देखा जो है रुधिर में उपस्थित, यानी रुधिर में क्या क्या चीजें होती हैं और उसके कार्य के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं रुधिर का कार्य क्या होता है। तो रुधिर का कार्य क्या होता है, पहला कार्य तो यही होता है कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये उत्सर्जन का भी परिवहन करते हैं। उत्सर्जित पदार्थ, जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसका भी ये क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। और क्या करते हैं, यानी शारीरिक तापमान,
शारीरिक तापमान का भी ये क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। शरीर का जो तापमान होता है, वायुमंडल का जो तापमान होता है, ठीक है, इसको भी ये शारीरिक तापमान को भी ये क्या करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, शरीर के अंदर उपस्थित जल का संतुलन करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जल के संतुलन में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी शरीर के अंदर उपस्थित जो जल होता है उसके संतुलन को भी ये क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये रुधिर के कार्य हो गए। ठीक है, तो पहला हमने देखा ब्लड के बारे में। ठीक है, अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए।